दोस्तों आज पेश है योग निंद्रा बाकीलाल। एक और चित्र है दोस्तों। ऐरा गैरा नथु खैरा दिवस। इस दिन कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा राजा विक्रम सिंह से मिल सकता था, तो सुबह से ही एक से एक बढ़कर खुकार जालिम और लुमकड़ नमूनों का तांता महल में लगा था। आधे नमूनों को झेला जा चुका था, आधे अभी बाकी थे। महाराज, मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ। आ गले लग जा। ही तो तू ही बता भाई कि इसको हम कहाँ छोड़ कर आएं, पर आपकी तोंद बीच में आ जाएगी। किंतु हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। तुम हमारी तस्वीर के गले लग कर अपनी हस्ती पूरी कर लो। ही अगला महाराज, नैनसुख अंधा। हु नैनसुख बूढ़ा भी है, बू, और साथ में विदुर भी हो। मगर यह नैनसुख कौन है बाबा? महाराज, नैनसुख मैं ही हूँ, और अपने पुत्र की चाह में मैं अंधा और बूढ़ा और विदुर हो गया। सोचता हूँ आपको गोद में उठाकर अपनी हसरत पूरी कर लूँ। मुझे डर है बाबा, कहीं तुम न उठ जाओ। यह लो, मेरी मूर्ति को गोद में उठाकर अपनी हसरत पूरी कर लो। अगला नहीं, मैं अगली पगला नहीं पगली थी। महाराज, मैं हूँ मतिया गांव की सबसे सुंदर कन्या खेब सेना हूँ। महाराज, हमारे गांव के सारे शरीफ मर्द रहते हैं। मैं सच समझ कर घर से बाहर निकलती हूँ तो कोई कमबख्त का मारा मुझे छेड़े, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी कोई नहीं छेड़ता। तब मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं खुद ही छिड़वाने की इच्छा में हमारे तोंदू महाराज यानी आपके पास पूरी करूंगी। इस दिवस में हमारा पाला उस्तर नमूनों से पड़ा है, पर इसकी उठपटांग इच्छा कैसे पूरी की जाए? महाराज, क्या इस खेबड़ी मेरा मतलब खूब सेना को छेड़ेंगे? शर्त लगा लो रानी। हमारे मोटू बालम ने इसे न छेड़ा तो नाक के बीच मुँह लगाकर कटुना मौसी बनकर घूमूंगी। थोड़ी ना नुकर के बाद रंग बदलेगा तुम्हारा पति। ही महाराज, ये तो बड़ा गबरू लोंडा है, इसके तो बाद में छिड़ जाऊंगी। आज मैं आपसे छिड़ना है तो हम इस मामले में अनाड़ी ठहरे। तुम्हें छिड़ना है तो छेड़ू विशेषज्ञ सेनापति मरकब से छिड़ो। इसको छेड़ा तो पानी भी नहीं मांगता। मोटा अपनी बला मेरे ऊपर मर रहा है। मरता क्या ना करता महावीर को महाछेड़ू बनना ही पड़ा। ओए हाय, चमक छल्लो कहाँ जा रही है? आदत चलती है क्या 9 से 12? ओह, मोटा परातंग छेड़ू लगता है। महाराज ने तमन्या को अपने कर्तव्य निभा दिया। इसने उच्च कोड़ी का प्रदर्शन किया है। महारानी सुनलता की तन बदन में आग लग गई। गुर्र, वाह, क्या दिल से छेड़ा है। भगवान झूठ न बुलाए, महाराज की नीयत साफ पता चलती है। हे विशालगढ़ की महारानी, भरे दरबार में आपने देखा किस तरह एक अबला मासूम सुंदरी को छुई हुई कन्या को सबके सामने छेड़ा। क्या कहता है रानी का इंसाफ? क्या एक आम छेड़ू और एक महाराज छेड़ू मेरे दरबार में अंतर करेगा? मुझे इंसाफ दो रानी, मुझे इंसाफ दो। गुर्र, वही करो जो एक छेड़ू के साथ करना चाहिए। यही तो मेरी असली इच्छा थी कि मुझे छेड़े और मैं अपनी जूती से इसकी सुताई करूं। ही सुंदर लड़की को देखकर अभद्र टिप्पणी करता है, मुंह से दौरी निकालता है। 9 से 12 की जाएगी मेरी जूती। बच गए
मोटू बेटा टड़क। आह, सही खेल रही है खेवड़ी। अतः सारे पंग पंगलेटों के जाने के बाद महाराज की जय हो। मेरा नाम चम्मच सिंह और मैं चम्मचगिरी की कला में बहुत माहिर हूँ। ज़रा विस्तार से बताओ, यह काम बंदा लग रहा है। महाराज, चम्मचागिरी का अर्थात लोगों को सही राय देना और खूबियों के सहारे कर उनके उत्साहित करना ताकि और इच्छा का काम करें। वाह, यह तो बहुत अच्छी कला है। आप दिन महल में रुक कर हमारी चमचागिरी क्यों नहीं करते? मैं तो महानतम लोगों की खोज में रहता हूँ। यह मेरे सौभाग्य की बात है महाराज। वाह, यह सुनकर बाकेलाल कितना खुश होगा। जाने अभी दरबार में क्यों नहीं आया? आज काफ़ी देर लगा दी मेरा बाकू। बाकेलाल बेवजह नहीं सो रहा था। और भाई बाके, सब चंगा? शिक्षा शास्त्री के बच्चे, कहाँ मर गए तुम? मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, मरा हूँ बाकेलाल। अबे बूढ़े घूसट, कहने का मतलब यह है कि मरते समय कहाँ कि तुम मेरे सपने में आओगे और मुझे विक्रम सिंह को मारने का उपाय बताओगे। मैं तो कब से तुम्हारे सपने में आने की राह देख रहा था। ओह दरअसल बात ये हुई कि बाकेलाल, मरते मरते मेरी आत्मा मुन्नी मिल गई, जो कभी जवानी में नाच कर मेरे लिए बदनाम हुई थी। वो भूतनी बनकर आज नाच रही थी। मैं उसका नाच देखना तो नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे शीला का नाच पसंद था, किंतु मैं ताज़ा मरा था। सोचा जब तक शीला मिले मुन्नी का ही नाच देख लूं, बस यही थोड़ा समय लग गया ही। अब तो स्थिरता से बताओ कि घुसम पटंग यंत्र, बुरा पकड़ यंत्र की मदद से मैं फिर किस प्रकार विक्रम सिंह सपने में घुसकर उसकी हत्या कर सकता हूँ? बाकेलाल सुन, सपने में नींद का आना आवश्यक होता है। इस यंत्र की मदद से नींद में भी जा सकते हो। यदि नींद को योग निद्रा कहते हैं बाकेलाल। योग निद्रा में आए हुए सपन शरीर में बहुत प्रभाव पड़ता है। याद रखना, यदि सपन देखने वाला मृत्यु हो जाए तो वास्तव में वो टपक जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। तब जब भी तुम विक्रम सिंह को मारना चाहते हो तो आज रात्रि राजा विक्रम सिंह के कक्ष में जाकर किसी पर्ची पर लिख कर मंत्र बोल दियो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो फिर बाकेलाल, तुमने जानते ही हो, मरने से पहले नन्हे मुन्ने बच्चों को नन्हे मुन्ने गीत सुनाकर उन्हें शिक्षा देता था। आज मुझे वही खुजली हो रही है। यहाँ बच्चे तो है नहीं, इसलिए तुम्हें मैं गीत सुनाता हूँ। अगर तू यह गीत नहीं सुनना चाहता तो मुझे योग निद्रा का नियम नहीं बताऊँगा। ठीक है वो बुढ़े, सुना अपना गीत। अंशु कंशु चढ़ बैठा दीवार पर, अंशु कंशु पेड़ पड़ी लाते चार, अंशु कंशु फिर गिर कर फट, उनके जोड़ने से सबकी हवा हो गई सट ही, अर्थात हाजमा खराब होने पर हवा सट हो जाती है। शिक्षा शास्त्री ने ये गीत गाते गाते चल और हपटी डपटी का नाम से मशहूर था। वाह 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 वाह, तुम अच्छे बाकेलाल। अब योग निद्रा का खास नियम सुन। सपन में तू किसी को यह नहीं कह सकता कि तू सपन में है। एक बार जो सपन देख लिया उसे बदल नहीं सकते। इस सपन में विक्रम सिंह को सेना नहीं होगी और ना ही उसके पास कोई शस्त्र होगा। तू उसे मरवा तो सकता है, परंतु स्वयं उसे अपने हाथों से नहीं मार सकता। ठीक है शिक्षा शास्त्री, नियम कानून की कोई चीज़ नहीं होती। तू अब बाढ़ में जा। मुन्नी, शीला, रजिया, जलेबी, जिसका नाच देखना देख। महाराज
तो मैं कह रहा था कि आपकी तोंद तो बड़ी लाजवाब है, ऐसी तोंद को मांगने से भी नहीं मिलती। भला किसकी मजाल है ऐसी तोंद वाले महाराज को आंख उठाकर भी देख ले। आपकी तोंद सम्राट की उपाधि मिलनी चाहिए। वाह मेरे चमचा सिंह, क्या बात कही है। अरे देखो, अपना मेरा प्यारा बाकीलाल भी आ गया। महाराज, इस बाकीलाल की बोधी एकदम मेरी चुटिया की मूछ लगती है, इतनी सुंदर सुंदर होती है। कौन है यह कमबख्त, यही तारीफ कर रहा है या उपहास उड़ा रहा है। आओ बाकीलाल, हमारे अतिथि और हमारे चमचागिरी करने के लिए आए हैं और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। और हमारी चमचागिरी करा कर चमचा सिंह, थोड़ी बाकीलाल की चमचागिरी करो। वाह वाह, इसके चेहरे पर तो लोमड़ी जैसी मक्कारी, मेरा मतलब चतुरता दिखाई देती है। आंखों में सियार का मतलब सूर्य जैसी चमक है और हृदय में प्राण लेने और देने का मतलब प्रेम प्रेम लगे तो लेने और देने की भावना भरी है। मैं तो कहता हूँ ये पुरुष नहीं है। बेटे चमचे, अभी तो मैं दूसरा चक्कर में हूँ, वरना तुझे चमचागिरी करने का मजा चखाता। महापुरुष है। वाह 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 वाह। मेरी भी चमचागिरी करो चमचा सिंह। उसके लिए तो महाराज हैं, महारानी ही। सही कहा, एक पत्नी की चमचागिरी एक पति से अच्छा कोई नहीं कर सकता। हमारे वीर सेनापति की भी शान में गुस्ताखी करो। मेरा मतलब है कि कुछ चमचागिरी सेनापति की भी करो। अरे मेरी तो रहने दे महाराज, यह कमबख्त चांदी की चादर में लपेट कर जूते मार रहा है। वैसे तो दुश्मनों को हो जाता है इसका नाम सुनकर दमा, और गलती भले न करे, चाहे इसको क्षमा। जब भी मुसीबत में यह पार लगाते हैं बेड़ा, कोई ऐसी कन्या नहीं जो इसने न छेड़ा। भाई वाह चमचा सिंह, तुमने तो मुझे देखते ही मेरे के अंदर की वीरता भाप गई। महाराज, मेरी तरफ से हीरो का एक हार अपने चमचा सिंह को दे दे और इसका मुंह बंद कराओ, वरना यह चमचागिरी के बहाने मेरी पोल पट्टी खोल देगा। और इस प्रकार सारा दिन चमचागिरी चलती रही और बाकी को जिस मौके की तलाश थी वह उसे रात को हासिल हुआ। हर कोई सो रहा है। महारानी को मैं पहले ही कल रात्रि की पट्टी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए वो एक हफ्ते तक मुच्छड़ के साथ नहीं सोएगी। मोटा घोड़े बेच के सो रहा है। चल बेटा बाकीलाल अंदर और घुमा दे घुसम पड़ा यंत्र इस मोटे के सिर पर। और योग निंद्रा में बाकीलाल विक्रम सिंह के सफर में प्रवेश हो गया। इस बार नहीं बचेगा मोटा। और फिर बाकीलाल, ये हम कहाँ आ गए। हम यूं ही साथ चलते चलते। महाराज, यह कोई भयानक वन प्रतीत होता है, परंतु हम यहाँ आए कैसे और यह कब, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लगता है हम शिकार के लिए निकले थे, रास्ता भटक कर यहाँ आ गए। हमारे पास तो कोई न अस्त्र शस्त्र न कोई लाव लश्कर। वो अरे, यह तो जंगल में रोने की आवाज़ आ रही है। चलिए महाराज, चलकर देखते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वो देखिए महाराज, वो ऋषि रो रहे हैं। उआ 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 उआ, आपादी की हुआ, बेड़ा गर्क हो गया मेरा। उसकी माँ भी नहीं, कहीं मरी हुई नहीं दिख रही। वो रो क्यों रहे हैं? इसकी उम्र तो देखिए, इसके तो खुद हाथ पाँव कवर में लटके हैं। इसकी माँ तो कब की लुढ़क चुकी होगी। चलो उससे पूछते हैं आखिर बात क्या है। हाँ पूछ मोटे ऋषि, अपने दुखी लग रहा है। वह पता पूछ कर उसको श्राप में जलाकर भस्म कर दे। ही ओए थोड़ी हो, ओए वाह। महाराज आप पूछिए। बाकीलाल, मुझे इसकी हालत देख कर रोना आ रहा है, तुम ही पूछो। हे ऋषिवर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ यहाँ तपस्या कर रहा हूँ।
तो इसमें रोने की क्या बात है? अब एक घनचक्कर यह तपस्या विधि है। मैं रो रो कर तपस्या कर रहा हूँ। हाय, यह किस प्रकार की तपस्या है और आपको तपस्या का क्या प्रयोजन है? मैं विवाह के लिए तपस्या कर रहा हूँ। विवाह के लिए तपस्या? अब आपको हरिद्वार जाने के बारे में सोचना चाहिए। आपकी उम्र तो देखिए, 500 साल के बूढ़े लगते हो। बूढ़ा होगा तेरा बाप, मैं बूढ़ा नहीं हूँ महाराज। मुझे तो यह किसका हुआ लग रहा है। ऋषिवर क्रोध त्याग करें और हमें बताइए कि आप ऐसी तपस्या क्यों कर रहे हैं। मैं रोते रोते तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम बूढ़ाचार्य है। मुझे बचपन से बुढ़ापा नाम का रोग हो गया था। वहाँ इस रोग के कारण मैं बचपन से ही बूढ़ा हो गया और बूढ़ा भाई ही मेरा ब्याह भी ना हो सका। मैं 16 बरस की, तू 80 बरस का ही। ए रोमची, नहीं, मैं 18 बरस का हूँ वो, और अब मैं 20 बरस का हुआ हूँ वो। अबे विवाह के चक्कर में हूँ, तभी तो रो रहा हूँ। तो फिर तो अपनी जवानी जवानी दीवानी इस जंगल में तपस्या करके क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाकर अपने कोई 16 वर्ष की कमसिन कन्या मतलब बुढ़िया ढूंढो। मैं उद्धव बिलाव से विवाहदेव से तपस्या कर रहा हूँ। विवाह के बाद जैसे ही पतियों को रोना पड़ता है, उसी प्रकार यह तपस्या में विवाहदेव को रो रो कर यह दिखाना पड़ता है कि विवाह के लिए तैयार है वह। और नगर में हो रहे सभी विवाह समारोह में जा जाकर झूठा भोजन चुरा चुरा कर मैं अपना खाना पड़ता है और जहाँ पर पिट कर आना पड़ता है। कई वर्षों से तक ऐसा करने के पश्चात विवाहदेव को यकीन होता है कि यह मानव पति बनने के लिए बिल्कुल तैयार हुए। भू, तुम्हारी हालत देखकर हमें रोना आ रहा है भू। हम अपने जीवन में जितना बूढ़ा कभी नहीं देखा। पता नहीं किस कन्या के भाग फूटे होंगे जिसकी शादी आपसे होगी भू। और तुम्हें रोता देख मुझे भी जोरों से रोना आ रहा है। अबे तुम दोनों को मैं देख लूँगा। कमबख्तों, मुझे बूढ़ा कहते हो, पर तुम लोग मेरा समय खोटी करने कहाँ से आ गए भू? हम रास्ता भटक गए हैं। आसपास कोई नगर हो तो उस ओर जाने का रास्ता बता दे। नगर का तो पता मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन आगे तुम्हें 2 चुड़ैल मिलेंगी, उसको जिम्मेवार मैं नहीं हूँगा। चुड़ैले? हाँ, मगर तुम चिंता न करो, उनसे बचने का मंत्र बताता हूँ, ध्यान से सुनो। छपक चमक चमाक छिपे बढ़ते हुए जंगल में घटती हुई जड़ी बूटी देखी है तुमने? सारा काली कलूटी या बहु बैंगन लूटी ही। चलिए महाराज, इस बूढ़े को यहाँ मरने मेरा मतलब तपस्या करने तो हम नगर में चलते हैं। वहाँ फिटे मुँह तेरा। बाकी लाल, क्यों ना हम चुड़ैल के आने से पहले ही उस मंत्र का उच्चारण कर लें। ठहरिए महाराज, पहले मुझे यह सोचने दीजिए कि इस स्थिति में फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। मेरा मतलब कि मंत्र बोलने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि अभी मंत्र बोलने में फ़ायदा है या नहीं। तुम ना कि घबरा रहे हो। चलो मंत्र बोलते हैं। छई छपक छई छपाक छई। बढ़ते हुए जंगल में घटती हुई जड़ी बूटी देखी क्या तूने? सास काली कलूटी या बहु बैंगन लूटी ही। अगले एक मैं और एक तू, दोनों मिल जिस जगह, तो जंगल ही होता है जो जब जंगल में होता है तो होना ही था ही। कौन हो तुम दोनों? शायद तुम्हें पता नहीं, यहाँ 2 भयानक चुड़ैल का खतरा है ही। वेद
दोनों भयानक चुड़ैल हम ही हैं क्या? मेरा नाम काली कलूटी है और मेरा नाम बैंगन लूटी है। आप दोनों इतनी सुंदर हैं कि आपको देखकर कोई भी आपको चुड़ैल नहीं कहेगा। क्यों महाराज? महाराज तारीफ करो, तारीफ से चुड़ैल प्रसन्न होती हैं। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो। बाकेला सुनलता भी तारीफ से खुश होती है। एक मेनका तो दूसरी अनारकली लग रही है। कोई हमारी चमचागिरी करता है तो हम उसकी नाक के बाल खींच लेते हैं। ई आह आह। उफ। कमबख्त ऋषि ने चुड़ैलों से बचने का मंत्र दिया था या चुड़ैलों के पंजे में फंसाने का? वो यह बताओ, तुमने सैया कौन है और बुआ का भैया कौन? सैया भैया? अरे ससुर और दामाद हो कि नहीं? नहीं, हम दोनों तो मोटू पतलू हैं। इसका मतलब महाराज और सेवक है। अगर तुम ससुर और दामाद नहीं है तो तुमने काला बैंगन मंत्र बोलकर हमें क्यों बुलाया? हमें गुरुकुल से गुरुजी ने कविता याद करने के लिए दी थी तो हम उसे ही याद कर रहे थे। क्यों महाराज? हैं? बाकेलाल ठीक कहता है। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बाकेलाल तुम भी गाओ ना। ही। चुप बे दामड़, हम सास बहू के सामने सास बहू वाली नौटंकी करता है दूं क्या? ओह, हम दोनों सास बहू हो? हाँ, मैं सास हूँ और काली कलूटी और ये मेरी बहू बैंगन लूटी। हम अपने विवाह के लिए ससुर और दामाद का इंतजार कर रहे हैं। क्या मतलब तुम्हारा कभी अभी विवाह नहीं हुआ तो फिर तुम सासू कैसे हो सकती हो? चुड़ैल जाति में जब किसी चुड़ैल से नहीं बनती तो वह सास बहू बनती जाती है। किंतु तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम में नहीं बनती। हमारे यहाँ जब किसी चुड़ैल से बनती है तो वह सास बहू बन जाती हैं। जमाने में दोनों तरह के लोग होते हैं ही। तुम दोनों में ससुर दामाद होते तो काला बैंगन मंत्र बोलकर बड़ी गुस्ताखी की है। अब मैं कालिक लेकर तुम्हारा मुंह काला करूंगी मोटे, और मैं तुम्हारा बैंगन लूट लूंगी। ए पतले, मैं कोई सब्जी वाला थोड़ी हूँ जो मेरा बैंगन लूट लोगी। बू। मैं कोई पाप थोड़ी किया है जो मेरा मुंह काला करोगी। अबे रस निचोड़े हुए नींबू बैंगन लूट लेने का मतलब होता है आलू बैंगन की सब्जी खिलाना। वाह, आलू बैंगन की सब्जी तो मुझे बहुत पसंद है। साथ में थोड़ा अचार भी मिल जाता तो मुंह में चटकारा आ जाएगा ही। जल्दी जल्दी लाओ, और रोटी की जगह परांठे हो तो मज़ा आ जाएगा। ले भाई पतलू, खा आलू बैंगन की सब्जी और परांठे और साथ में अचार। मैंने लंबे वाले बैंगन डाले हैं, इनमें से भयंकर बदबू आ रही है और इस पर तो फफूंदी लगी है। ये 2 साल पुरानी सब्जी है और पकवान हम खासतौर पर तुम जैसे मानवों के लिए बनाते हैं। इसे कहते हैं हम बैंगन लूटना। वाह वाह क्या खुशबू भोजन वाह वाह क्या सुगंध है भोजन की। देखते ही मुंह में पानी आ गया। मगर इसमें तुम्हें हरा धनिया तो डाला ही नहीं, वरना स्वाद और बढ़ जाता ही। अरे हरा धनवा तो अभी ले आती हूँ। पहली बार किसी मानव ने मेरी सब्जी की तारीफ की है। तुम्हें तो मैं आधी पलाथी मार कर तसल्ली से खिलाऊंगी, आलती पालती मार के तसल्ली से खिलाऊंगी। और निकल ले बाकेलाल, मुझे न पाकर चुड़ैल विक्रम सिंह को बैंगन लूट लेगी, और यदि उसने बैंगन न लुटवाए तो वह उसे लंबा कर देगी। अरे बाकेलाल, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है? इन चुड़ैलों से निपटने की योजना बना कर अभी आता हूँ। तब तक आप चुड़ैलों को टिक्का बाटी कर चुकी होंगी ही। चलो मोटे से पीछा छुड़ा
अब सपने खुलते ही वह विशालगढ़ का राजा बन जाऊंगा और शिक्षा शास्त्री तेरा जवाब नहीं। बाकीलाल रुको, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें भी साथ लेते जाओ जहाँ जा रहे हो। नहीं, यह मेरे कान बज रहे हैं। काली ने तो उसका मुंह काला कर दिया होगा, बैंगन लूटी ने उसका बैंगन लूट लिया होगा ही। बाकीलाल, चुड़ैलों से डरने की अब कोई जरूरत अवस्था नहीं, बहुत पीछे रह चुकी है। मोटी का स्वर सचमुच आ रहा है। बाकीलाल, तुम्हारा भी जवाब नहीं। वो कैसे महाराज? अच्छा हुआ तुम यहाँ से भाग आए, क्योंकि जो चुड़ैल सास बहू बन जाती हैं वे अकेले मनुष्य को कोई हानि नहीं पहुँचा सकती। वो जोड़े में जोड़े का शिकार करती है। अच्छा, तभी तू बच गया। मोटे, मेरा मतलब मुझे पता था कि ऐसा होगा। फिर तुम भागे क्यों जा रहे थे? देखो, तुम्हारे कारण हमारी सांसें कितनी फूल गई। बस निकल ही तो नहीं रही है। मेरा मतलब जितनी जल्दी हो सके हमें जंगल से निकल जाना चाहिए। महाराज, चुड़ैलों हमारा कभी भी हमला कभी भी हो सकता है। अगर हम पकड़े गए जाएंगे तो ज़रूर शिकार बना लेंगी, इसलिए मैं आपके लिए रुका भी नहीं। खैर, अब खतरा टल गया है। वो देखिए, सामने एक नगर दिख रहा है। अरे हाँ, खैर चलो, इसी बहाने हमारी वर्जिश हो गई। जल्दी दोनों एक सराय के सामने थे। मैं राजा विक्रम सिंह, यह बाकीलाल, हम दोनों राजा सेवक का आपको नमस्कार। क्या आप यह सराय के मालिक हैं? हाँ हाँ, मैं ही सराय का मालिक हूँ। तुम राजा सेवक हो। शकल से तो मैतल में चंदा मांगने वाले भिखारी लग रहे हो। ही चलो चलो, कोई भीख नहीं मिलेगी। मोटा बार बार मुझे सेवक सेवक कहकर मेरा अपमान कर रहा है। मन कर रहा है गुस्सा घुमा के। हम लोगों का सिर छुपाने के लिए जगह चाहिए। सिर? अबे, किसका सिर काट कर लाए हो तुम छुपाने को? मेरा मतलब है कि हमें अपना सिर छुपाने के लिए जगह चाहिए। बाकी शरीर कहाँ रखोगे? हे, आप बड़े मजाकिया मालूम हो रहे हो। महाराज के कहने का अर्थ है कि हमें यहाँ रहना है और हमारे पास मुद्रा नहीं है। हम थोड़ी कृपा करें जजमान। क्या तुम दोनों रामू काका की पुत्री के स्वयंवर में हिस्सा लेने आए हो? रामू काका के आपके सेवक का नाम है? खामोश, रामू काका हमारे राजा का नाम है। उसकी पुत्री सपनबाई का कुछ दिनों बाद स्वयंवर होने वाला है। दूर दूर से युवक कुछ सुंदरी से विवाह करने आए हैं। उनका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। सुना है वह बहुत सुंदर है। नहीं, हम स्वयंवर में हिस्सा लेने नहीं आए। हम राह भटक गए हैं। हम लोगों को कुछ दिन के लिए यहाँ रुकवा लीजिए। मैं तुम्हें यहाँ रुकने की जगह दे सकता हूँ, किंतु तुम्हें मेरी जीवनी सुननी होगी। मेरे साथ योग भी करना होगा। मंजूर है? सुनाओ अपनी कहानी। तो फिर सुनो मेरी जीवनी। मेरा नाम योगी ठाकुर है और मैं बचपन से योग करने का शौक है। योग करने से पूर्व मैं 32 देव के आगे बत्ती जलाया था। जय हो बत्ती देव की। और उस दिन योग करने से पूर्व मैं बत्ती जलाना भूल गया। हे, जब टंगड़ी उठाकर योग करने में माहिर होने कोई भी दोनों टांगे उठाकर चल सकता है, अर्थात सिल केवल। मेरी इस हरकतें बत्ती देव क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया। तूने मेरे दिए में बत्ती बनाकर नहीं डाली। मैं तुझे श्राप देता हूँ। नहीं, तू भूलैया नामक रोग का शिकार हो जाएगा। इस रोग से मनुष्य अपना कार्य करते करते भूल जाता है। और एक दिन मैं अपने माता पिता का शवासन सिखाया और जब मैं शवासन कर रहे थे तो मैं भूल गया। माता पिताजी आप मर गए, मैं अनाथ हो गया। अरे, दोनों
एक साथ मर गए, हम क्या करना, चलो भाई पड़ोसी का फर्ज अदा करें। हाय 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 बापू, मेरी भूल, आप जीते जी दाह संस्कार हो गया। और तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुम दोनों भिखारी हो और यहाँ भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। चलो भागो यहाँ से। बाकेला लगता है या फिर भूल गए, इसके याद दिलाना होगा। आप इसे सराय के मालिक हैं और हम यहाँ कुछ दिन रहने आए हैं। हमारे पास धन भी नहीं है, इसलिए हमें मजदूरों साहब की कहानी सुन रहे हैं। आप ही बता रहे थे कि आप किसी तरह से अनाथ हो गए। ओह हाँ, याद आया। अच्छा अब आगे की कहानी सुनो। मैं अकेला कब तक रहता? मैंने छिछोरी नाम की एक सुंदर कन्या से विवाह कर लिया और मेरे विवाह के पश्चात मुझे 2 पुत्री हुई, किशोर और मुहजोरी। छिछोरी छिछोरी छरहरी बनी रहे, इसके लिए मैं अपनी उसे योग सिखाता। ये संटा योग इसे कहते हैं। बदन में भट्टे के समान एक कहरा बना रहता है। इस तरह दोनों, मगर तुम दोनों कौन हो और शकल से ही भट्टे बेचने वाले लगते हो? शिक्षा शास्त्री के बच्चे किस तरह से सपने में फंसा दिया गुर्र। किस तरह सपने में फंसा दिया? हम दोनों आपकी सराय में रुकने आए हैं और धन ना होने के कारण आपकी बेहुदा कहानी सुन रहे हैं। आप बता रहे थे किस तरह आप अपनी पत्नी को योग सिखा रहे थे। ओ हाँ, याद आया। अब आगे सुनो। एक दिन मैंने उसके प्राणायाम सिखा रहा था, सांस रोको छोरी। और फिर मैं अपनी भैंस राम प्यारी को चारा देने गया और छिछोरी सांस लेने के लिए कहना भूल गया, हे राम प्यारी चारा खा। कितने प्यार से करता है, अपनी पत्नी को भूल कर मुझे चारा खिला रहा है माँ। और पूरा दिन सांस न लेने के कारण छिछोरी की मृत्यु हो गई। छिछोरी, तू भगवान को प्यारी हो गई। अब बिना तेरे मैं तेरी बच्ची को कैसे पालूंगा अबू। तब अपने परिवार वालों को योग सिखाता, केवल अपनी सराय में रुकने वाले यात्रियों को सिखाता जिनसे पास धन नहीं होता ही। अब तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो? क्या मेरी गाय ढूंढने आए हो या इस मोटी शकल की बिल्कुल मेरी भैंस राम प्यारी से मिलती है? हम दोनों सराय में रुकने आए हैं और हमारे पास धन नहीं है, इसलिए आपकी घटिया कहानी सुन करने पर मजबूर हैं गुर्र। ओ याद आया, पर अब कहानी तो समाप्त होगी। चलो अब तुम दोनों बाल नोचने और तोंद तबलासन करो ही। इससे मोटा आदमी पतले वाले बाल नोचने और पतला आदमी मोटे की तोंद में तबला बजाएगा ही। चलो अच्छा है कि इस बार यह नहीं भूला कि तुम दोनों कौन हो। दोनों मजबूरी थी दोनों की। वो आसन करने लगे। बाल नोचन योग को करने का क्या लाभ होता है? इससे बाल लंबे हो जाते हैं। आह, कभी ना शिक्षा शास्त्री, तेरा सत्यानाश हो वो। अब मैं आपकी तोंद पर तबला बनाकर तबलासन करता हूँ। अब मेरे हाथों से बात बस की नहीं है, इसलिए टांगों से तबला बजाता हूँ ही। इससे आजमा ठीक रहता है ही। बजाओ बाकी, हमें गुदगुदी हो रही है। इस आसन से क्या लाभ है? छी छी, कितना भयानक दुर्गंध आ रही है, जैसे पास कोई सुअर का शव सड़े। ओ महाराज, तोंद को दबा पड़ते ही कहीं अपनी हवा खराब तो नहीं कर रहे? मेरा आजमा इतना खराब नहीं है, बाकी ये कुछ और ही मामला है। मैं समझ गया, मेरा होने वाला दामाद अकेला आ रहा है।
है? दामाद अकेला आ रहा है, आपका क्या मतलब है? और तुम्हारे दामाद के आ जाने का बदबू से क्या रिश्ता? अरे उसका नाम अब्बू अकेला है यार, मैं प्यार से उसे अकेला कहता हूँ। अकेला आसपास के सभी नगरों में गोबर जमा करने लाता है। हमारे राजा रामू काका की पुत्री के स्वयंवर में के कारण अभी से गोबर के कंडे बहुत मांग है, और धंधे की नब्ज खूब पहचानता है मेरे होने वाला दामाद, होनार दामाद। वाह जी जी जी, गोबर की खुशबू आते ही दीदी समझ गई कि आप आ गए। जीजा जी आप आ गए। दीदी कितनी खुशनसीब है जो आप जैसे वर मिला ही। तुम तो जिंदगी मेरी गोबर ही गोबर हो गई। एक भी कतर गोबर नहीं एक भी कतर गोबर नहीं छोड़ा। चलो अब तुम दोनों इस गोबर के कंडे छाप दो। ऐसा दामाद किसी किस्मत वाले को मिलता है। तुम दोनों कौन हो और यहाँ गोबर उठाने आए हो? नहीं, हम आपकी सराय में कुछ दिन रुकने के लिए हमारे पास धन नहीं है। ठीक है ठीक है, एक बात बार बार क्यों बता रहे हो? पर अगर रहने का स्थान चाहिए तो काम करना पड़ेगा। चलो जल्दी से गोबर के कंडे बनाओ। रामू काका के सैनिक आते ही होंगे इसे लेने। हम अभी मुंह हाथ धोकर आते हैं, बाकी तब तक मोर्चा संभालो ही। बाकी ने गोबर के कंडे बनवाएगा हूँ कभी नहीं। और बेटा ससुर दामाद तो ऐसे मज़ा चखाऊंगा कि रात 7 जन्मों तक नहीं भूलेगा। अरे ओ अरे क्या हुआ? अरे अभी अभी भगवान शंकर ने भविष्यवाणी हुई है। नाच पीटे झूठे शंकर भगवान फालतू बैठे हैं जो भविष्यवाणी करने के लिए। मुझ पर भगवान शंकर की असीम कृपा है। उसने मुझे सुनी, तुमने नहीं सुननी तो मत सुनो। वैसे तुम्हारे ही लाभ की है। मेरे लाभ की बात भला क्या है, जल्दी बताओ। योगी ठाकुर जी, मुझे सपने में शिवजी भगवान ने कहा है यदि आप दोनों ससुर जम्बिल जाकर काला बैंगन मंत्र बोलोगे तो आपकी भूलने की बीमारी ठीक हो जाएगी और दामाद जी गोबर की व्यवस्था में बहुत लाभ होगा। क्या सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। हम अभी हम दोनों ससुर दामाद जंगल में जाकर काला बैंगन मंत्र जरूर बोलेंगे, किंतु अगर हम जंगल में चले गए तो फिर गोबर के कड़ी कौन बनाएगा? क्योंकि मेरी पुत्रियों को आराम करने का समय है ही। जब तक तुम उल्टे उस मोटे के साथ मिलकर गोबर के कड़े बनाओगे और कड़े कंडे समय से पहले महल नहीं पहुँचे तो रामू काका बहुत नाराज हो जाएंगे। मगर ध्यान से सुनो, मेरी पुत्रियों को आराम करने में खलल नहीं पड़ना चाहिए। और हाँ, भागने की चेष्टा की तो मेरा कुत्ता माँ मारे तुम्हें चीर फाड़ खाएगा। ठीक है? गोबर के आसपास ही रहना। बड़े खतरनाक कुत्ते खानदान का हूँ। गुस्सा आ जाए तो मैं फटे चक देता हूँ। और जब बाकीलाल काला बैंगन मंत्र बता दिया, चल भाई दामाद आ, तुझे घुमा कर लाता हूँ। इन दोनों से हम ससुर दामाद कहीं घूमने नहीं गए ही। रास्ते में मुझे राम लड्डू खिला लेना, कभी कुछ खिलाते नहीं हो तुम मुझे रास्ते में। दामाद हूँ तुम्हारा, कोई घसियारा नहीं हूँ। अबे दामाद है तो क्या सिर पे बैठा गया? तू रास्ते भर याद दिलाता जाता है कि इसलिए मैं भूल जाता हूँ। आज खिला दूंगा, चल तो सही। अभी वो फालतू के जमाइयो, चलो शुरू हो जाओ। गुर्र भों भों। अब
भागने का विचार मन में मिलाया तो देख लेना मेरे भाइयों को, देख लेना कि बाहर पहरे पर बैठे ही भों भों। आइए महाराज, मजबूरी है, कड़े बनाने पड़ेंगे। दोनों उपले बनाने लगे। अरे वाह बाकीलाल, कड़े बनाने में तो बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है। चिंता मत करिए मोटे, तेरी चिता इन्हीं कड़ों से जलाऊंगा। एक बार मर तो सही। ये तो पतले वाला हराम खोर लग रहा है, इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। वो ही यार, बात खुल के बोलता हूँ ही मैं हर बात खुल के बोलता हूँ। कौन सा बंदा कितना खरा है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पर सैनिकों की वर्दी में तुम दोनों कौन हो? हम रामू काका के सैनिक हैं और आभूषण और खरबंदा। तुम दोनों ससुर जमाई गोबर के कड़े कंडे लेकर अब महल में क्यों नहीं पहुँचे? शाम तक स्वयंवर में कंडों को होना आवश्यक है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा सिर धड़ से जुदा करने का आदेश मिला है? आभूषण और खरबंदा जी, आप गलत समझ रहे हैं। हम लोग ससुर दामाद नहीं, बल्कि राजा सेवक हैं। चुप, कौन बंदा कितना खरा है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये दोनों गोबर से लथपथ हो कर सोच रहे हैं कि हमें इन्हें पहचानेंगे नहीं। खरबंदा, इसका फैसला रामू काका करेंगे। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो और रथ के घोड़ों की जगह हाँक ले चलो इन्हें रामू काका के पास। अबे आराम करो, देख लूँगा तुम्हें। बू महाराज, आप दम मत लगाना, मैं खींच लूँगा पूरा रथ। मोटे रथ को तू खींचेगा, तेरी हाथी जैसी ताकत आखिर कब काम आएगी? चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। दोनों को रामू काका के दरबार में पेश किया गया। महाराज, ये ससुर दामाद बहुत होशियार झाड़ रहे थे। एक तो गोबर के कंडे नहीं बनाए और हमें पकड़ा तो कहने लगे कि हम ससुर दामाद नहीं हैं। क्यों भाई, ससुर दामाद क्या समझा? हमारा नाम रामू काका तो है, हम निरे मूर्ख पागल हो गए, गधे हैं? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। हम खामोश बदतमीज, जब हम बोलते हैं तो सिर्फ हम बोलते हैं, दूसरा कोई नहीं बोलता। देखो हमारी पोपल ताई की तरफ देखो, कितनी पोपली है ये मेरे दादा की बहन है। इन्हें कभी विवाह नहीं किया। शुक्र है किसी की ज़िंदगी नरक होने से बच गई ही। और मेरी पुत्री सपन का रिश्ता इसके जीवन का उद्देश्य है। मगर महाराज, हम तो फिर बोले, बेटा रामू, मुझे तो ये दोनों भंगड़ा सुर के आदमी लगते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है पोपलताई। सैनिकों ने दामाद को बर्फ पर लिटा दो और डंडे फेलो और महल से बाहर फेंक दो। महाराज, यह तो खुद डंडे जैसा है। इसे पेला तो यह बचने का नहीं, इसे संटी पेलना ठीक रहेगा। ठीक है, फिर संटी से पीटो और इस मोटे सुअर को पानी में शतरमुर्ग के अंडे के साथ उबालो। अंडे उबाल जाए तो काढ़े के साथ पोपली ताई को दुगनी रोटी के साथ पेश करो। साथ ही महल की सुरक्षा कड़ी करो और भांगड़ा सुर ना घुस जाए। अंडे शतरमुर्ग के ही होने चाहिए, मेरा मतलब मुर्गी के मुझे पसंद नहीं है। अरे कम से कम गोबर तो साफ कर लेने दो। और मुझे बर्फ पर लिटा कर मत पेलो, मुझे बर्फ की शिकंजी बना कर पिलाऊंगा। चिंगी चिंगी टंगी, अर्थात हम नहीं पीते शिकंजी। फेंक दो इसे महल से बाहर। अल्ली मल्ली झल्ली टल्ली बर्बाद, अर्थात बुरी नज़र वाले तेरा मुंह गोबर की झल्ली।
देख लूँगा, तुम सबको रहमत करो। अम्मा ठैया पिया अर्थात महल से दूर मनहूस की छवि। अबे मार डाला नमक भी ला कर छिड़क दो जख्मों पर कमबख्तों। बाकीलाल ने उसे धर दबोचा। बेटा बोल ऋषि, बता, तूने काला बैंगन मंत्र बुलवाया कर हमें चुड़ैलों से मरवाने की कोशिश की। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। यह आखिरी विवाह है जहाँ मुझे भोजन चुराना है, मेरा विवाह हो जाएगा। अरे यह तो वही कमबख्त ऋषि बूढ़ाचारी है जिसने हमसे काला बैंगन मंत्र बुलवाया था। अबे तेरी विवाह की ऐसी की तैसी, अगर तूने जान बचाना चाहता है तो बोल गोबर के कंडों और बांगासुर का क्या चक्कर है, वरना मार मार कर तेरे यो हालत कर दूंगा जो शादी की बजाय श्राद्ध की तैयारी हो जाएगी। बोल। बताता हूँ, गला छोड़। रामू काका की बेटी सपन वास्तव में बहुत खूबसूरत है। उसकी नाक की जगह भैंस के नथुने और पलकियों की जगह रीछ के बाल हैं, दांत की जगह हाथी की दांत हैं और कान की जगह गैंडे के सींग हैं। फिर क्या रामू काका उसका रिश्ता स्वयंवर क्यों करना चाहता है? वो स्वयंवर गोबर के कंडे जलाकर धुआं करवाएगा, राजकुमारों के सामने वरमाला के थाल होंगे और धुएं के अंधेरे में सपन के गले में वरमाला डालेगा, वही उसका पति होगा। अगर वह माला डालने के बाद राजकुमार ने इनकार किया तो रामू काका उसे मौत के घाट उतार देगा। बंगड़ासुर कौन है? बंगड़ासुर एक बहुत खतरनाक असुर है। वो राजा महाराजाओं की शादी में जाकर बंगड़ा करता है और बंगड़ा करते करते सब कुछ तहस नहस कर देता है। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, मुझे जाने दो, मुझे भूख लगी रही है, खाना चुराना है। ठीक है जा, पर मुझे चुड़ैलों के पंजों में फंसाने की सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। धड़ाक। बन गई योजना। अब मोटे मुचड़ को स्वयंवर में शामिल करवाऊंगा और ऐसी स्थिति पैदा करूंगा कि सपन मोटे के गले में वरमाला डाल दे, और जब मुचड़ सपन की शक्ल देखेगा तो विवाह से इनकार कर देगा और रामू काका मुचड़ के मौत के घाट उतार देगा। मेरा बन गया काम जाएगा। चल मुचड़ को ढूंढा जाए, बचना बाकी। धड़ाम। हाय मरा। ओह क्षमा करना बाकी के लाल। उन कमबख्तों ने हमें अंडे उबालने वाले बर्तन में डाला, परंतु अंडे उबलने से पहले ही शुतुरमुर्ग बाहर आ गया। उसकी लात खाकर हम इतना ऊंचा उछल गए कि अगर तुमने हमें नहीं थामा होता तो हमारी कितनी हड्डियां टूट जाती। कोई नहीं महाराज, भगवान का शुक्र है वो लोग आपको उबाल नहीं पाए, वरना मेरी योजना की टांग टूट जाती। कैसी योजना बाकीलाल? हमको समझे नहीं। आप ज़्यादा समझिए नहीं महाराज, मेरा मतलब दिमाग पर लगाने के लिए मैं हूं ना। आप बस वही करते जाइए जो मैं बोलता हूँ। और बाकी विक्रम अपनी योजना को समझाता रहा। मगर बाकीलाल, हम पहले से विवाहित हैं और तुम हमें स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए कह रहे हो, और वह भी चोरी चोरी छपे। ओह, आपको सिर्फ स्वयंवर में हिस्सा लेना है महाराज, स्वयंवर में जीतना नहीं है। वो अगर मेरी योजना सही रही तो हम सिर्फ इन मुसीबतों से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है बाकीलाल, जैसा तुम ठीक समझो। तो फिर आइए मेरे साथ, पहले ज़रा अपना हुलिया दुरुस्त कर लें। और तुम दोनों फिर आ गए? अरे ससुर दामाद नहीं हो? नहीं महाराज, हम तो राजा के सेवक हैं। मेरे राजा विक्रम सिंह और मैं इसका सेवक बाकीलाल। नाम तो सुना होगा। यहाँ राजकुमारी सपन का विवाह में हिस्सा लेने आए हैं। ओह, मैं समझा तुम लोग बंगड़ासुर के आदमी हो। कोई बात नहीं महाराज, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और स्वयंवर आरंभ हो गया। कड़े जलाओ,
कंडे जलाओ, स्वयंवर आरंभ होने वाला है। बाकीलाल तुम्हारी योजना क्या है? बस तमाशा देखना बाकीलाल महाराज, मौत तेरी मौत का। और चारों तरफ तीखा धुआं फैल गया। आह, धुएं में आंखें खुली नहीं पा रही। अब अबे देख कर क्या करेगा? शादी के वक्त तो वैसे भी सबकी आंखें बंद हो जाती है। वरमाला आने दो, गले में धुआं घना हो गया, सबकी आंखें बंद हो गई। चलो जल्दी करो, राजकुमारी सपन को ले आओ, वरमाला का कार्यक्रम आरंभ कर दो। चलो बेटी, इससे पहले कि इनकी आंखें खुल जाए, स्थिरता से अपने वर को पसंद कर उनके गले में वरमाला डाल दो। जो आज्ञा पिताश्री। अच्छा हुआ मैंने पहले ही अपनी आंखों से मत यह मास्क नामक बूटी का रस डाल दिया, जो ही महाराज जो कि राजा और राजकुमारी ने डाल दिया, जो राजकुमारी ने भी डाल रखी है। अब मेरी आंखें बंद नहीं होंगी। और जैसे ही राजकुमारी पास आएगी, मोटे को आगे कर दूंगा ताकि सपन वरमाला मोटे के गले में डाल दे। मगर तभी इंक पंजाबन कुड़ी पजामन, कुड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई। सोना सोना दिल मेरा सोना, भागो भंगड़ा सुरा गया, भागो भागो। इस कम वक्त के मारे भंगड़ा सुर को भी अभी आना था। गुर्र, रुक जाओ, सब भाग जाओगे तो मैं अपनी कहानी क्या तेरे ताऊ को सुनाऊंगा। मेरा नाम भंगड़ा सुर है। मैं एक गरीब असुर हूँ और बाकी असुर को स्वादिष्ट भोजन करते हैं। मेरे परिवार को सूखी मुर्गियाँ और बकरी से पेट भरना पड़ता था। हमारी गरीबी के कारण मेरी शादी में कोई भंगड़ा करने नहीं आया। हम असुरों की शादी में भंगड़ा करना बहुत ज़रूरी होता है। भंगड़ा ना होने पर शादी अधूरी रह जाती है। मेरी शादी भी अधूरी रह गई। मेरी होने वाली बीवी गिद्धसुरी भी इस गम में बर्दाश्त न हुआ, ज़्यादा खोकर गुम हो गई। और हर अमीर की शादी में जाकर भंगड़ा करता हूँ। मेरी नहीं हुई तो मैं दूसरों की भी नहीं होने दूंगा। इसलिए इसी बात पर भंगड़ा शुरू करता हूँ। अब जिसे भागना है भाग लो। एक कुड़ी पंजाबन, कुड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई। सोना सोना दिल मेरा सोना। तभी बचाओ बचाओ, ये दो चुड़ैले बैंगन लूटना चाहती है। मेरी आंख में पानी आ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब तो तुम्हें हमसे विवाह करने से अब तो तुम हमसे विवाह करके ही बच सकते हो। अरे यह क्या? यह तो रसोई जाने की जगह है। स्वयंवर में जा घुसा। उप, यहाँ तो चारों तरफ धुआं ही धुआं है हो रहा है। आंसू ही निकल रहे हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बेटा रामू, जराई बत्ती जला। इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? ये भगदड़ क्यों मची रही है? बेटी जल्दी करो, वरमाला का कार्यक्रम जल्दी पूरा कर लो, जल्दी करो। यह रहा दूल्हा सामने, वरमाला डालो। बाकीलाल, ये क्या कह रहे हो? पहले राक्षस आया, फिर चुड़ैल। भागो भागो, हम यहाँ शादी करने आए हैं, मरने नहीं। कहाँ है वे दोनों ससुर दामाद? दोनों काला बैंगन मंत्र बोलकर भाग नहीं सकते। भंगड़ा किए बिना शादी नहीं हो सकती। मेरा गला कौन दबा रहा है? और गला सपने के अंदर नहीं, सपने के बाहर दबाया जा रहा था। मैं चमचा सिंह के वेश में चमचासुर नामक दैत्य हूँ। हाँ, मैं दिन
मैं राजाओं की चमचागिरी करता हूँ और रात को जब जब पर्यटन प्रसन्न कर होकर वे सो जाते हैं तो उनका गला दबाकर उन्हें मार देता हूँ। ऐसे 3 राजाओं को मारकर मुझे चमचा राज की उपाधि मिल जाएगी ही। अबे यह किसका गला दबा रहा है? अरे तू मेरा गला दबा रहा है। वो सैनिकों जल्दी जल्दी आओ, हमारे कक्ष में दैत्य घुस गया है और बाकीलाल का गला दबा रहा है। सैनिकों को बुलाने की क्या आवश्यकता है? मैं तो वैसे ही मर रहा हूँ। देखो मेरे गले से खून बह रहा है। मुझे श्राप मिला था, यदि मैं राजा को छोड़ किसी और का गला दबाऊंगा तो मेरा गला कट जाएगा। बाकीलाल यह मैं अकेला सोया था, तुम शायद इसलिए आकर सो गए क्योंकि तुम्हें अवश्य भोले शंकर ने ऐसी भविष्यवाणी की होगी। अब तो आपको पता है महाराज, भगवान शंकर की मुझ पर कितनी कृपा है। चमचा के बच्चे, तेरा सत्यानाश। उसी रात बाकी को शिक्षा शास्त्री सपन में मिला। बाकीलाल जानता है सपने में आगे क्या हुआ? तुम्हारे सपने की बीप 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 मुझे कैसे पता होगा? मैं सपने से बाहर आ गया था। मैं बताता हूँ। बूढ़ाचार्य की गलती से पोपलताई को वरमाला पहना दी। दोनों का विवाह हो गया। ससुर दामाद ने दोनों चुड़ैलों को वरमाला पहना दी। उनका विवाह हो गया। राजकुमारी और सपन वास्तव में भंगड़ासुर की खोई पत्नी गिद्धासुर निकली। उसका विवाह संपन्न हो गया। सब लोग ने एक साथ मिलकर भंगड़ा किया। साले बूढ़े, बाढ़ में गया तेरा मनुष्य सपन। अरे बाकी गला छोड़, क्या कर रहा है? मरे हुए को दोबारा मारेगा? बूढ़े, मुझे ऐसा सपन दे जिससे मैं मोटे की गर्दन मोड़ चुकूं। चिंता न कर बाकी, अगली बार अमावस को विक्रम सिंह देखेगा अपना अंतिम सपन। समाप्त दोस्तों।